नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है और आज न्यू ईयर है, आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ और ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ कि आपका नववर्ष बहुत अच्छा रहे, ढेरों अच्छे मैसेजेस, ढेरों अच्छी कामनाएँ, शुभ समाचार आपके लिए नम मंगल वर्ष लेकर आए, ये नववर्ष लेकर आए और हम भी इस वर्ष में अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे, एक कमिटमेंट हमारा होगा कि इस साल हम एक सरकारी नौकरी तो कम से कम ले ही लें। ना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि देखिए अंततोत्वा देखिए हम जैसे बैकग्राउंड से आने वाले जो लोग हैं, जो लोअर मिडल क्लास और एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है। देखिए इस एक नौकरी से देखिए हमारे 3 जीवन, हमारे 3 जनरेशन प्रभावित होते हैं। इस नौकरी की आस में, इस नौकरी के लग जाने से हमारे माता-पिता का बुढ़ापा बड़ा अच्छा कटता है क्योंकि उन्हें हमें हमसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक खुद का हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए एक आत्मसम्मान के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। और तीसरा जो हमारे आने वाली जनरेशन है जो अभी तक इस देखिए दुनिया में नहीं आई, देखिए वह भी इससे पॉज़िटिवली इफ़ेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, देखिए बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें और पूरी पॉज़िटिविटी के साथ करें। अपना ठीक है 100% दें आप, अपना 100% चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है हमें ठीक है अपना 100% देना है। और इस साल ये नौकरी लेनी है, ये हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। ऐसा हमारा अपने आप से एक कमिटमेंट होना चाहिए। अभी तक 3 क्लासेस हमने ली, ठीक है? और ये चौथी क्लास है। 3 क्लासेस हालाँकि यूट्यूब पर हुईं, आपकी वो एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो गई होंगी, लेकिन ये जो क्लास है विशुद्ध रूप से आपकी एप्लीकेशन पर हो रही है, क्योंकि पहले की 3 क्लासेस आपकी डेमो क्लासेस थीं। जब हम इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इकोसिस्टम एक स्थान होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ अ प्लेस। इकोसिस्टम एक स्थान है मेरे प्यारे बच्चे, एक स्थान है। देखिए एक ऐसा स्थान जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक, जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है? इकोलॉजी सिस्टम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकोसिस्टम भी कह देते हैं। इकोसिस्टम एक स्थान है। इकोसिस्टम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्रियाएं कर रहे होते हैं। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं। बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, ये जैविक घटक है। और अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट ये आपके अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा स्थान है, इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 3 लेक्चर्स अभी तक हुए, इन 3 लेक्चर्स में हमने बायोटिक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से जाना। हमने बायोटिक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, हमने जाना कि जैविक घटक क्या-क्या होते हैं। हमने जाना कि बायोटिक कंपोनेंट क्या-क्या हैं। तो इस बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, वह बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को हम समझ चुके हैं। देखिए, उसमें हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? और उसमें हम विभिन्न पोषक स्तर भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? विभिन्न पोषक स्तर भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है? पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग देखेंगे जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट में उत्पादक होते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम पढ़ कर आए हैं। उत्पादक के बाद बच्चे उपभोक्ता, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं मेरे प्यारे भैया, ये कंज्यूमर्स हमारे
ठीक है? आमतौर पर 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था कि निम्न में से किसको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ता को हम द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं और ये बात मैंने आपको बताई थी कि एकमात्र ऐसे जीव हैं जो खाते तो सेल्यूलोज हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये फूड चेन में, ठीक है, आगे वाले को, जो इससे आगे होता है, उसको ये लोग प्रोटीन देते हैं। तो खाते कार्बोहाइड्रेट है और सामने वाले को प्रोटीन दे रहे होते हैं। एकमात्र ऐसे जीव होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। फिर होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं आपके शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता कौन हुए? जिनको कोई भी नहीं खा सकता, जिनको कोई भी नहीं खा सकता एक फूड चेन में, वह शीर्ष उपभोक्ता है, वह टॉप कंज्यूमर्स हैं, जिनको कोई नहीं खा सकता। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद जैविक घटक में एक होते हैं अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर्स, अपघटनकर्ता। इन अपघटनकर्ता को हम लोग डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। इन अपघटनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स का कार्य क्या होता है? ये, ठीक है ना, सड़े गले मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं। सड़े गले मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं। अब यदि ये बेटा सड़े गले मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं, तो वो जो सड़े गले मृत पदार्थ हैं, उनमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, उन जटिल कार्बनिक यौगिक को ये सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। इनका कार्य प्रमुख यही होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य किसका होता है? अपघटनकर्ता का होता है। उपभोक्ता कौन हुए? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और उत्पादकों को ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैविक घटक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, 3 क्लासेस में हमने जैविक घटक पढ़े और इन्हीं जैविक घटकों को पढ़ने के क्रम में हमने खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और हमने फूड वेब, खाद्य जाल पढ़ा। अब हम आज बात करेंगे अजैविक घटकों के बारे में। ठीक है, हमारी प्रमुख जो चर्चा होगी वह अजैविक घटकों के बारे में होगी। अजैविक घटक, ये जो अजैविक घटक हैं, इनको हम लोग बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। इनको अबायोटिक कंपोनेंट के नाम देते हैं। इनको इनको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, अजैविक घटकों को। अब ये अजैविक घटक क्या होते हैं? तो अजैविक घटक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अबायोटिक कंपोनेंट, ये 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बनिक घटक। एक होता है इनमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बनिक घटक, एक जो होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो कार्बनिक घटक है, एक जो है वह कार्बनिक घटक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। दूसरे होते हैं जो अकार्बनिक घटक होते हैं। दूसरे जो होते हैं वह अकार्बनिक घटक हैं। अकार्बनिक घटक मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, अकार्बनिक घटक।
और जो तीसरे होते हैं मेरे प्यारे भैया, उन तीसरों को हम लोग बोलते हैं कि सर वो भौतिक घटक हैं, फिजिकल कंपोनेंट है, भौतिक घटक हैं, फिजिकल कंपोनेंट है। हालांकि पहली क्लास में मैंने इनका आपको एक ओवरव्यू दिया था, शायद आपको वह ओवरव्यू पता भी हो। क्या ओवरव्यू दिया था मैंने प्यारे बच्चे? तो मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक घटक वो होंगे जिनमें कार्बन एक प्रमुख अवयव होगा। देखिए इतना तो मैंने समझाया था कि कार्बनिक घटक वह हैं जिनमें कार्बन एक प्रमुख अवयव है। अकार्बनिक घटक ऐसे हैं जिनमें कार्बन एक प्रमुख अवयव नहीं है लेकिन वे रासायनिक घटक हैं। ये दोनों ही रासायनिक घटक हैं, इनका अपना एक रासायनिक संगठन होगा। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम ठीक है 10th और 12th तक हम बहुत सीरियसली पढ़कर नहीं आए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं कार्बनिक और कार्बनिक घटकों का रासायनिक संगठन आपको पढ़ाने लग जाऊं तो वो आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए आपके समझ में आता है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चीजें, ये हकीकत बात है। ठीक है, ये एक मैं वास्तविकता वाली बात आपको बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर वाली चीजें। तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से हमें समझना है, नया विषय है तो थोड़ा सा हमें इसमें ज्यादा डेडिकेशन चाहिए अन्य विषयों की तुलना में, क्योंकि अन्य विषय जो हैं वो आप कहीं ना कहीं पैट के दौरान पढ़ कर आए हो। उन अन्य विषयों में जब आप उन्हें पास करके आए हो तो उनमें आपको क्या ही दिक्कत होगी, आप बताइए। दिक्कत आपको इस नए विषय में होगी, ये जो नया विषय है। जी ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्बनिक घटक, तो अजैविक घटक तीन प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। कार्बनिक घटक में ठीक है तीन चीजें होती हैं जिनसे कार्बनिक घटक मिलकर बनता है। कार्बनिक घटकों में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है कार्बनिक घटक में। कार्बनिक घटक में आपका प्रोटीन है और कार्बनिक घटक में आपका वसा है। कार्बनिक घटक बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिलकर बना है। जो कार्बनिक घटक है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिलकर बना है। कार्बनिक घटकों में ठीक है ये तीन प्रमुख होते हैं। ठीक है, और ये देखो किसी भी देखिए जीवधारी के एक आवश्यक और अनिवार्य अंग होते हैं, लेकिन ये होते अजैविक घटक हैं। देखिए जैसे आपके भीतर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। आपके शरीर में ये तीनों ही आवश्यक ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। लेकिन ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये बेसिकली कैसे हैं, ये नॉन बायोटिक हैं। ठीक है ना, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन बायोटिक है। इनसे मिलकर आपका शरीर बना है। तो किसी भी जीवधारी के शरीर में ये पाए जाते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप में कैसे हैं, ये खुद अपने आप में नॉन लिविंग है, अबायोटिक कंपोनेंट है। दूसरा होता है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में जैसे आप बात करें इंसोलेशन, सूर्य तप, इंसोलेशन, वायुमंडलीय गैसें, जितनी भी वायुमंडलीय गैसें हैं जैसे लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है ये सभी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं बेटा जीवधारियों को। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अकार्बनिक घटक है। ठीक है, इसमें आपका मृदा हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल भी बहुत हद तक प्रभावित करती है ठीक है जीवधारियों को, जीवन को। अब हम आ जाते हैं भौतिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट में, भौतिक घटक में जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, जैसे कि आपका एयर प्रेशर, वायु दाब हो गया, ठीक है जैसे कि आपकी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो गई। ये सभी भौतिक कारक हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो गई, ये सभी आपके क्या है, भौतिक कारक हैं। वायु दाब हो गया, आपका एयर प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सभी भौतिक घटक हैं, ये सभी भौतिक कारक हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कार्बनिक घटकों के अंतर्गत ठीक है आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका वसा है। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आपका सूर्य तप है, आपकी गैसेस हैं, आपकी मृदा है। और भौतिक घटक के अंतर्गत आपका टेम्परेचर है, आपका वायुदाब है और आपकी आर्द्रता है। सूर्य तप, इसको हम लोग इंसोलेशन कहेंगे, इंसोलेशन। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में मैं दोनों में साथ साथ बताते हुए चला जा रहा हूं आपको। ठीक है, वसा को हम फैट कहते हैं, प्रोटीन को हम लोग बेटा प्रोटीन ही बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट। तो अजैविक घटक मतलब नॉन लिविंग है, अजैविक घटक आपके अबायोटिक हैं। तो जैविक और अजैविक घटक किसी भी स्थान विशेष में जहां पर आपस में एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं
तो उस स्थान को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी होता है। तो हम इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है ना? इसको हम लोग देखते हैं। ये सीधा-सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आखिर इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है? इकोसिस्टम बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम ये कितने प्रकार का होता है? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे बच्चे। तो हम इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन 2 आधार पे करते हैं। एक तो इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम उनकी संरचना के आधार पर। इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन का जो एक आधार है, ठीक है, वो एक आधार है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। क्योंकि इकोसिस्टम को एक बार तो हम उनकी संरचना के आधार पर बांटते हैं और दूसरी बार हम इकोसिस्टम को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, इकोसिस्टम को उनके आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो एक बार संरचना के आधार पर, दूसरी बार ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो एक बार इकोसिस्टम को हम बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर और दूसरी बार हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, उनके आकार के आधार पर। ठीक है, तो इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा। संरचना के आधार पर जब हम इकोसिस्टम को बांटेंगे तो इकोसिस्टम देखिए कैसा है, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बेटा कैसा है इकोसिस्टम, तो वो हो गया संरचना। कैसा है इकोसिस्टम? तो यहां पर इकोसिस्टम 2 प्रकार का है, नेचुरल, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल। संरचना के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। जो 2 भागों में बांटा संरचना के आधार पर, एक तो हमने बांटा कि बाबू वो नेचुरल है, और दूसरा वह कैसा है? दूसरा वह कृत्रिम है। कृत्रिम मीन्स वह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वह कैसा है? संरचना के आधार पर या तो वह प्राकृतिक है या फिर वह कृत्रिम है, 2 है। ठीक है, अब इसमें भी प्राकृतिक को हम 2 भागों में बांटेंगे। प्राकृतिक को 2 भागों में बांटेंगे कि वह स्थलीय है, वह स्थलीय है, ठीक है, या फिर वह जलीय है। कैसा है? ठीक है, स्थलीय है, जलीय है। देखिए इन 2 भागों में बांटेंगे कि वो अगर प्राकृतिक है तो प्राकृतिक है तो कैसा है? स्थलीय या जलीय है। देखिए इसमें जलीय को भी फिर हम 2 भागों में बांटेंगे कि वो जलीय जो है वो प्रवाहित है या फिर अप्रवाहित है, अप्रवाहित है। अब जैसे मैं आपको बोलता चला जाऊंगा, सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ, प्राकृतिक में आ जाओ, प्राकृतिक में भी आप जलीय को आ जाओ। तो जो नदी है, ठीक है, रिवर, नदी अपने आप में एक पूरी इकोसिस्टम है। ठीक है, क्योंकि नदी में वाइटिक अवाइटिक कंपोनेंट दोनों साथ साथ रहते हैं एक नदी के भीतर। देखिए वाइटिक कंपोनेंट है, अवाइटिक कंपोनेंट है, तो नदी कैसा होगा? जलीय इकोसिस्टम होगा, लेकिन जलीय में प्रवाहित होगा या प्रवाहित होगा? तो आप कहेंगे नदी कैसा होगा? प्रवाहित होगा। अब मैं कहता हूं एक झरना, एक वाटरफॉल, तो वाटरफॉल जलीय इकोसिस्टम है लेकिन प्रवाहित होगा या प्रवाहित होगा? तो आप कहेंगे कि झरना प्रवाहित होगा, क्योंकि झरने का काम बहना है, प्रवाहित होगा। देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक तालाब है, आप बताना है, ठीक है, या फिर एक झील है, तो झील कैसा होगा? अप्रवाहित होगा। झील कैसा होगा? अप्रवाहित इकोसिस्टम होगा। एक सागर है, महासागर है, तो एक सागर या महासागर कैसा होगा? प्रवाहित इकोसिस्टम होगा, क्योंकि उसमें नदियों के समान जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक तालाब है, तो तालाब कैसा होगा? तालाब एक अप्रवाहित इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तालाब कैसा होगा? एक अप्रवाहित इकोसिस्टम होगा। ठीक है, चलिए स्थली में आते हैं हम। तो स्थली में जैसे घास के मैदान हो गए, स्थली में जैसे घास के मैदान हो गए, स्थली में जैसे वन क्षेत्र हो गया, वन क्षेत्र हो गया। तो ये स्थलीय इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। घास के मैदान हो गए, वन क्षेत्र हो गए, बच्चे, देखिए पर्वत हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत भी एक इकोसिस्टम है, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, ठीक है, पठार हो गया, पठार हो गया, ये सब क्या है? ये स्थलीय इकोसिस्टम है।
पर्वत हुए, मैदान हुए या फिर पठार हुए, घास के मैदान हुए, ये सभी प्राकृतिक हैं। और प्राकृतिक में भी कैसे हैं? प्राकृतिक में भी स्थलीय हैं। अब हम कृत्रिम पे आ जाएंगे। कृत्रिम इकोसिस्टम, ये बहुत बार पूछा जाता है। कृत्रिम इकोसिस्टम जैसे कि फसल, कृत्रिम इकोसिस्टम है बच्चे, फसल। देखिए एक बगीचा, आपने कोई बाग लगाया, बगीचा, ये कृत्रिम इकोसिस्टम है। फसल बगीचा, ये कैसे है? कृत्रिम इकोसिस्टम है। आपका स्विमिंग पूल, आपने कृत्रिम रूप से बनाया है स्विमिंग पूल, कैसा है? देखिए एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। यहां तक इस फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? बताओ, इस फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं? तो संरचना के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो आकार के आधार पर मतलब बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो मेगा इकोसिस्टम उसको कहेंगे। मेगा इकोसिस्टम, बड़ा। मेगा इकोसिस्टम मतलब इससे बड़ा कोई इकोसिस्टम है ही नहीं। इकोसिस्टम में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम में, इसके बाद फिर बायोम होंगे, लेकिन बेसिकली ये इकोसिस्टम में सबसे बड़ा है मेगा। मेगा के बाद है मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम, इसको इंग्लिश और हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जब इसको हिंदी में पूछा जाए तो इनका इंग्लिश टर्म जरूर देख लेना कि इंग्लिश में क्या लिखा है। मैक्रो, मैक्रो के बाद होगा माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम, और माइक्रो इकोसिस्टम के बाद होगा नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम। ठीक है, तो मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम के बाद मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम के बाद आपका माइक्रो, और माइक्रो के बाद आपका नैनो इकोसिस्टम। मेगा, मैक्रो, माइक्रो और नैनो इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये जो मेगा इकोसिस्टम है, मेगा इकोसिस्टम में एक महासागर आ गया, महासागर आ गया, मेगा इकोसिस्टम है। मैक्रो इकोसिस्टम में जैसे आपके घास के प्रदेश आ गए, घास के प्रदेश आ गए, इसमें आपका वन क्षेत्र आ गया, वन क्षेत्र आ गया। ठीक है, माइक्रो इकोसिस्टम में जैसे कि आपकी एक झील आ गई, ठीक है, एक वृक्ष आ गया, या फिर एक तालाब आ गया, ये माइक्रो। और नैनो इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम का सबसे छोटा रूप, तो इसमें जल की एक बूंद आ गई, इसमें जल की एक बूंद आ गई। ठीक है, जल की एक बूंद आ गई, ये नैनो इकोसिस्टम। एक बार बताएंगे, ये बात सभी को समझ में आई? क्लियर है एकदम? चलिए ठीक है, तो ये हमने देख लिया इकोसिस्टम के प्रकार हैं। मेगा, माइक्रो, माइक्रो को कहेंगे समष्टि पारिस्थितिकी तंत्र, माइक्रो को कहेंगे व्यष्टि, और नैनो, नैनो ही है। इनको इंग्लिश में ही याद करो, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार हुए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, आकार के आधार पर आप देखेंगे कि बड़े से यहां पर छोटा आकार होता चला जा रहा है, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के आधार पर। तो ये हमने इकोसिस्टम को बांटा। तो हमने फिलहाल, ठीक है, शुरुआत से अगर हम देखें तो हमने जैविक घटक, ठीक है, पढ़ लिए। इन 3 क्लासेस में हमने जैविक घटक पढ़े। जैविक घटक के अंतर्गत हमने एक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल और विभिन्न पोषक स्तर पढ़े। ठीक है, विभिन्न पोषक स्तर पढ़े। देखिए इसमें हमने लिंडनमान का 10% ऊर्जा का नियम भी पढ़ा, और चार्ल्स एल्टन का हमने जैव आवर्धन, जिसको वायु मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो भी पढ़ा कि वायु मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए अजैविक घटक आज हमने देख लिया कि भाई अजैविक घटकों में कौन कौन से होते हैं, और जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए मेरा एक ये स्टूडियो जहां से मैं ये क्लास ले रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। आपका घर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। देखिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो एक इकोसिस्टम है, जिस गांव में रहते हैं वो एक इकोसिस्टम है, जिस लाइब्रेरी में आप रहते हैं वह एक इकोसिस्टम है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है।
बहुत अच्छे। देखिए, आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सब लोग यहाँ पर फ़ोकस करेंगे, इकोसिस्टम वगैरह हमने देख लिया, इकोसिस्टम। देखिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है इकोसिस्टम पिरामिड, ठीक है? इकोसिस्टम पिरामिड्स। देखिए, ये थोड़े से कठिन हैं, इकोसिस्टम पिरामिड, लेकिन अगर आप समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ लिए तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे समझ में नहीं आया, देखिए ये हो गया, वो हो गया, टीचर को चेंज करो, वो करो। और अगर आपको मुझसे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको किसी के समझ में नहीं आएगा, देखिए फिर तुम रटोगे। इसका मतलब ये है कि फिर आप समझने वाली पद्धति से दूर हो गए, फिर आप रट्टाफिकेशन वाली पद्धति की तरफ चले गए। इकोसिस्टम पिरामिड, ठीक है, इसको पिरामिड ही बोलेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। 3 प्रकार के होते हैं इकोसिस्टम पिरामिड। देखिए 3 प्रकार के हैं। देखिए सबसे पहला होता है एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। एक होता है आपका संख्या का पिरामिड और तीसरा होता है आपका बायोमास, जैव भार का पिरामिड। 3 प्रकार के होते हैं, बायोमास, जैव भार का पिरामिड, एक होता है आपका संख्या, नंबर्स, नंबर्स का पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा, एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। देखिए तो इकोसिस्टम पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा, संख्या और जैव भार का। देखिए आज केवल हम पिरामिड को ही पढ़ेंगे। अगर ये हमने समझ लिया, ठीक है, तो सब लोगों के फिर कमेंट चलनी चाहिए कि सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अगर समझ लिया तब। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपका बन चुका होगा एक डाउट ग्रुप, ठीक है, वहां पर भी आप मुझे संबोधित करके बोलेंगे, बताएंगे मुझे @ करके दिग्विजय के नाम से मेरी आईडी आएगी, तो उसमें बताएंगे कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया। और जो चीज़ समझ में नहीं आई उसे आप बहुत ईमानदारी से पूछेंगे, साहब ये वाली चीज़ थी, इस वाली चीज़ में हमें दिक्कत हुई। ठीक है, नया सब्जेक्ट है यार, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्या हम ऐसे ही पढ़ाने लग जाते हैं? देखिए आप देखेंगे अगर इस स्टूडियो में तो मेरे हाथ खाली हैं, बात समझ में आ रही है? और मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, याद हैं, ये कॉन्सेप्ट, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो क्या मुझे एक ही बार में ये सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए थे? एक ही बार में मैं इस लायक हो गया था? नहीं, समय लगा था, एक बार में नहीं हो पाया था, समय लगा था। और धीरे-धीरे फिर हम इस चीज़ को सीख पाए, इस चीज़ को हम समझ पाए, है ना जी? तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा ऊर्जा का पिरामिड, द पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो समझना आप, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इसको कहेंगे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है? ऊर्जा का पिरामिड, कोई भी इकोसिस्टम सही, सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये होगी रटने वाली बात, समझने वाली बात पर आएंगे अभी। ठीक है, तो ये रटने वाली बात होगी कि सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पर ऊर्जा हमेशा कम होती है। क्योंकि बेटा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है ना? मैं इस पूरे टॉपिक के एमसीक्यू आपसे कराऊंगा, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ न्यू ईयर पे। टॉपिक को कंप्लीट हो जाने दो, टॉपिक के कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो मजा आएगा। एमसीक्यूज करेंगे, मजा आएगा। कहते हैं ना अधूरा ज्ञान करे परेशान, तो अगर हम बीच में से ही पीवाईक्यू उठा लेंगे तो फिर कोई आनंद नहीं आने वाला। तो सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इकोसिस्टम में क्योंकि एक इकोसिस्टम में, ठीक है ना, एक पोषक स्तर से जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से जाते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जब जाते हैं, एक पोषक स्तर से जब हम दूसरे पोषक स्तर पर जाते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा हमेशा घटती है।
आपने देखा था ना 10% लिंडनमान का नियम, आपने देखा था ना 10% लिंडनमान का नियम, कि जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाएंगे तो ऊर्जा हमेशा कम होती चली जाती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा हमेशा कम होती चली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि एक इकोसिस्टम में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता है। देखो, आपको ध्यान करना है, हमेशा ध्यान रखना। देखो, आपको पहला पोषक स्तर कौन है आपके, जो उत्पादक है, उत्पादक T1 है। दूसरा पोषक स्तर कौन है, शाकाहारी, जिसको आप प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तीसरा पोषक स्तर कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर ये आपका, ठीक है, चौथा पोषक स्तर है। चौथे पोषक स्तर को आप लोग टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं, जो T4 है, टॉप कंज्यूमर्स। तो अब देखेंगे, पहले पोषक स्तर में ऊर्जा ज्यादा होगी, दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा कम होगी, तीसरे पोषक स्तर में ऊर्जा और कम होगी, और चौथे पोषक स्तर में ऊर्जा और कम होगी। तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बना, सीधा बना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बना, सीधा बना। ठीक है, तो सभी इकोसिस्टम में आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, चाहे वृक्ष का इकोसिस्टम ले लो, ठीक है, चाहे एक वृक्ष का ले लो, चाहे वन का ले लो, चाहे घास के मैदान का ले लो, आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, किसी भी इकोसिस्टम को उठा लो, सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा। क्योंकि प्रथम पोषक स्तर में, ठीक है, प्रथम पोषक स्तर कौन है बेटा, उत्पादक। द्वितीय कौन है, जो प्रथम उपभोक्ता है। तीसरा द्वितीय उपभोक्ता, और चौथा जो है जो टॉप कंज्यूमर है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लिंडनमान ने बताया था कि नहीं कल, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का मान हमेशा घटता चला जाता है। तो सभी इकोसिस्टम में बेटा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में एक पोषक स्तर से, एक इकोसिस्टम में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा हमेशा घटती है, ऊर्जा हमेशा घटती है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम चलेंगे और बात करेंगे संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या का पिरामिड। देखिए, अब संख्या का पिरामिड अब समझेंगे, संख्या का पिरामिड। ठीक है, हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं घास के मैदान, घास का मैदान, और दूसरा ले लेते हैं एक वृक्ष। ठीक है, देखो, घास का मैदान और एक वृक्ष, संख्या का पिरामिड लेते हैं। संख्या के पिरामिड में बेटा घास का मैदान जो है, घास के मैदान, देखिए आपका क्या है, उत्पादक है। तो घास का मैदान बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है, घास का मैदान बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है। जैसे घास के मैदान में आपका प्रेरी हो गया, आपका लानोस हो गया, आपका पेम्पोस हो गया, आपका कैंपोस हो गया, ठीक है ना, ये सब घास के मैदान है। तो घास का मैदान एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो संख्या घास के मैदान में बहुत अधिक है। जो उत्पादक है, उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है, उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है घास के मैदान में। ठीक है, अब उस घास के मैदान में क्या पाए जाएंगे बच्चे, रैबिट पाए जाएंगे, उस घास के मैदान में बकरी पाई जाएंगी, उस घास के मैदान में हिरन पाए जाएंगे, उस घास के मैदान में चूहे पाए जाएंगे। तो ये T2 हो गया, लेकिन उनकी संख्या घास के मैदान से कम होगी। फिर उनको खाने वाले फॉक्स, जैकाल, स्नेक्स, ठीक है ना, वोल्फ, वो सब पाए जाएंगे, उनकी संख्या बेटा और कम होगी, वो आपका T3 होगा। अब ये जो फॉक्स, जैकाल और ऑक्स हैं, ठीक है, फॉक्स, जैकाल, वोल्फ, जैकाल और फॉक्स, माफ कीजिएगा। तो वोल्फ मतलब भेड़िया, जैकाल हो गया, और गीदड़ एक तरह का जैकाल, और ठीक है ना आपका हो गया फॉक्स, जैकाल और आपका वोल्फ, वोल्फ मीन्स भेड़िया। तो ये जो है इनकी संख्या और कम होगी T3, और जो इनको खाने वाले शेर हैं, चीता हैं, उनकी संख्या और कम होगी, तो वह होगा T4। तो घास के मैदान में ध्यान रखना बेटा, संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ये सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, तो संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा एक घास के मैदान में। तो घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक है, एक वन में संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक है, एक महासागर में संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड केवल वृक्ष में उल्टा बनता है, कैसे, कि उत्पादक केवल एक वृक्ष है, उत्पादक केवल एक वृक्ष है, केवल एक वृक्ष है उत्पादक, लेकिन जो अपना भोजन बना रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उसकी संख्या केवल एक है, उसकी संख्या केवल एक है, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना रहा है। अब वृक्ष के ऊपर निर्भर है बच्चे बहुत सारी चिड़िया, ठीक है ना,
बहुत सारी चिड़िया जो वृक्ष के ऊपर निर्भर है मेरे प्यारे बच्चे। एक वो अपना भोजन, ठीक है ना, वृक्ष से लेती हैं, कहीं ना कहीं वो वृक्ष पर आश्रित है। और चिड़ियाओं के ऊपर है बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे परजीवी, जो चिड़ियाओं से अपना भोजन लेते हैं। एक एक चिड़िया के ऊपर बच्चे कई सारे जू वगैरह ऐसे परजीवी होते हैं जो चिड़िया से भोजन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। तो केवल वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। केवल वृक्ष इकोसिस्टम में, केवल वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। केवल वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। शेष सभी में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। शेष सभी इकोसिस्टम में, शेष सभी इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। सीधा बनता है शेष सभी इकोसिस्टम। तो जितने भी इकोसिस्टम है, महासागर, ठीक है ना, एक सागर, एक नदी, एक झील, एक तालाब, ठीक है, एक घास का प्रदेश, एक वन का क्षेत्र, सभी इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। केवल एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? वृक्ष। तो वृक्ष के इकोसिस्टम में उल्टा बनेगा संख्या का पिरामिड। बाकी की सभी जगह संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। हर एक इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सीधा है, केवल वृक्ष को छोड़कर। तो आप रट लो, आप रट लो कि ऊर्जा का पिरामिड सब जगह सीधा है। कोई भी इकोसिस्टम उठा लो, किसी भी तरह का इकोसिस्टम उठा लो, आप किसी भी तरह की इकोसिस्टम को उठाओगे तो प्रत्येक प्रकार की इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, लेकिन संख्या का पिरामिड केवल एक ही जगह उल्टा होगा। वो कहां पर उल्टा होगा? वृक्ष में। संख्या का पिरामिड केवल वृक्ष में उल्टा होगा। अब हम बात करते हैं आगे जैव भार का पिरामिड, द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास। जैव भार, जैव भार का मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर के भीतर जितना भी पानी है उसे बाहर निकाल दो, ठीक है। तो जो उसके अंग है, अंग का जो वजन है, उसको हम जैव भार कहेंगे। ठीक है, किसी भी जीव के भीतर, जैसे एक इंसान के भीतर कहा जाता है कि 70% फ्लूइड है, पानी है, तो वो 70% पानी आप निकाल दो एक इंसान के शरीर में से, जो शेष बचा उसको जैव भार कहते हैं, उसको बायोमास कहते हैं। आ रही बात समझ में कि व्हाट इज बायोमास? क्या होता है जैव भार? बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या बात है यार, तुम लोग तो इतने समझदार हो कि हर एक चीज समझ में आ गई। तो पिरामिड्स ऑफ बायोमास उसको कहेंगे, जैव भार का पिरामिड कहेंगे। अब आपको ये बात समझनी है कि जैव भार का पिरामिड सभी का सीधा बनेगा, केवल जलीय इकोसिस्टम को छोड़कर, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, सभी इकोसिस्टम का जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है। सभी इकोसिस्टम का जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है। जितने भी इकोसिस्टम हैं सारे के सारे, सभी इकोसिस्टम का जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है। सीधा बनता है। सभी इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है। केवल जलीय इकोसिस्टम का उल्टा बनता है। मैं समझाऊंगा कैसे। जलीय इकोसिस्टम का उल्टा बनता है। जलीय इकोसिस्टम का उल्टा बनता है। सभी का सीधा बनता है, केवल जलीय इकोसिस्टम का उल्टा बनता है। हाउ? आप पूछेंगे साहब कैसे, जरा बताओ। तो हम हैं तो सही बताने के लिए भैया। देखिए, आप किसी भी इकोसिस्टम को ले लो, जैसे कि आप घास के मैदान को ले लो,
ठीक है? तो घास के मैदान में यदि आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो घास के मैदान में उत्पादकों की संख्या मतलब उत्पादकों का जेब-बार बहुत अधिक है। जो घास है, घास का जेब-बार बहुत अधिक होगा। उत्पादकों का जेब-बार बहुत अधिक होगा। उत्पादकों पे जो निर्भर हैं शाकाहारी जीव, उनका जेब-बार उनकी तुलना में कम होगा, शाकाहारियों का, ठीक है? उनका जेब-बार कम होगा। शाकाहारियों पर जो आश्रित हैं मांसाहारी, उनका जेब-भार और कम होगा। और जो टॉप कंज्यूमर हैं शेर वगैरह, भैया उनका तो बहुत कम होगा जेब-भार। तो इसलिए हमेशा सीधा बनेगा। जेब-भार का पिरामिड सभी इकोसिस्टम में, सभी में, लेकिन जल में आप देखेंगे, जब आप जलीय इकोसिस्टम में जाएंगे तो इसको समझेंगे। जब आप जलीय इकोसिस्टम में जाएंगे तो जलीय इकोसिस्टम में क्या होता है, जलीय इकोसिस्टम में जो बड़ी मछलियां होती हैं, जलीय इकोसिस्टम में जो बड़ी मछलियां होती हैं बेटा, बड़ी मछलियों का क्या होता है, बड़ी मछलियां क्या है, ठीक है ना, टॉप है। मतलब जैव बाहर के पिरामिड में आप उत्पादक कौन है, जलीय इकोसिस्टम में उत्पादक होते हैं फोटोप्लैंक्टन, फोटोप्लैंक्टन, ठीक है, जो, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, फोटोप्लैंक्टन उनको कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। उन बेचारों को जैव बार कुछ नहीं है, फोटोप्लैंक्टन का जैव बार ना के बराबर है। फोटोप्लैंक्टन का जैव बार बाबू ना के बराबर है, उनका कोई जैव बार है ही नहीं फोटोप्लैंक्टन। उन फोटोप्लैंक्टन पर निर्भर है, उन फोटोप्लैंक्टन पर निर्भर है, ठीक है, छोटी मछलियां, देखिए जो उन फोटोप्लैंक्टन से अपना फूड प्राप्त करती हैं। तो छोटी मछलियों का जो जैव भार है वो थोड़ा सा ज्यादा है फोटोप्लैंक्टन से। उन छोटी मछलियों पर जो निर्भर बड़ी मछलियां हैं, ठीक है, उनका बायोमास अधिक और अधिक है क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और बड़ी मछलियों से भी और ज्यादा बड़ी मछलियां होती हैं, उनका बायोमास और अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो एक जलीय इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो सभी इकोसिस्टम में सीधा बनेगा, जलीय इकोसिस्टम का हमेशा उल्टा बनेगा, जलीय इकोसिस्टम का। क्योंकि जलीय इकोसिस्टम में T1 कौन है, फोटोप्लैंक्टन। T2 कौन है, छोटी मछलियां। T3 कौन है भैया, बड़ी मछलियां। और T4 है सबसे बड़ी मछलियां, सबसे बड़ी मछली, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवीजन करना, देखो मेरे कहने पर अभी क्या है कि जो शुरुआत के 2 3 4 लेक्चर्स होंगे ये मेरे पढ़ाने का अनुभव है। लेकिन मैं किसी भी विषय को पढ़ाऊं, मैं पहली क्लास से ही उस विषय को पूरे रिदम के साथ पढ़ाता हूं, लेकिन पूरी गहराई के साथ पढ़ाता हूं। तो इसलिए आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि वो हल्का सा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के दिमाग से बाउंस हो जाता है जिनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती। तो आप एक बार इस लेक्चर को मेरे कहने से प्लीज रिवाइज करना, एक बार और समझना, और समझने के बाद फिर आपका माइंड ब्लो होगा कि अरे यार ये है। देखिए कल हमने पोषक स्तर समझे थे, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाएंगे तो ऊर्जा हमेशा कम होगी, ठीक है ना। लेकिन संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चे, सभी पोषक स्तर में, जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाएंगे तो संख्या सभी की मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा होती चली जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जब हम जाएंगे तो संख्या, ठीक है, सॉरी, संख्या सभी की कम होती चली जाएगी, संख्या सभी की कम होती चली जाएगी, लेकिन एक की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा होगी, वृक्ष की। क्योंकि वृक्ष में जो अकेला वृक्ष है वो T1 है, जो केवल क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, वो एक अकेला वृक्ष है जो T1 है। T2 उस पर निर्भर चिड़ियां हैं। T3 उन पर निर्भर बहुत सारे जीव हैं जो चिड़ियों पर निर्भर हैं, देखिए तो उनकी संख्या चिड़ियों से ज्यादा है, चिड़ियों की संख्या एक पेड़ से ज्यादा है, और एक पेड़ अकेला वहां पर उत्पादक है, वहां पर अकेला उत्पादक है, तो इसलिए उसकी संख्या सबसे कम वो अकेला है। उस पर निर्भरों की संख्या और ज्यादा है और उस पर निर्भरों की संख्या और ज्यादा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, अग्रिम शुभकामनाएं, जबरदस्त शुभकामनाएं, ठीक है, आप सभी को नववर्ष की। और उम्मीद करता हूं कि आपका नववर्ष बहुत शानदार हो, बहुत अच्छा हो, जबरदस्त हो, मस्त हो, और आप, ठीक है ना, अपने आप से एक संकल्प करें इस नववर्ष में बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।